प्यारे बच्चों, खुश रहो। सभी को गुड मॉर्निंग। टैगोर चिन्ह अकेडमी सूरजगढ़ ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो बिजनेस मैनेजमेंट में कल मैंने आपको अभिप्रेरणा का महत्व के बारे में बताया था। अभिप्रेरणा का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। क्योंकि असल से जो उत्पादन के जितने भी महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं उसमें मानव सबसे अधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है। अभिप्रेरणा की महत्व के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके अंदर पहले ने कहा था कि एक अपर्याप्त रूप से अभिप्रेत जो व्यक्ति होते हैं एक सुदृढ़ संगठन जो होता है उसके प्रभाव को भी समाप्त कर देते हैं। अभिप्रेरणा को संगठन का हृदय कहा जाता है। जनरल फूड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष क्लेरेंस प्रासियस ने कहा है कि एक संस्था के अंदर आप कर्मचारियों का समय खरीद सकते हैं, उसको उपस्थित पा सकते हैं, लेकिन उसमें पहलपन, निष्ठा, लगन आदि आपको उसमें विकसित करनी पड़ेगी। इसलिए अभिप्रेरणा किसी भी संगठन के लिए बहुत जरूरी होता है। कल मैंने इसके महत्व के बारे में हम लोगों ने चर्चाएं की थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि अभिप्रेरणा संगठनात्मक लक्ष्यों के लिए प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण योगदान देती है, कार्य संतुष्टि में भी वृद्धि करती है, कर्मचारी के मनोबल में वृद्धि की जा सकती है, संस्था में संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग होता है, श्रम आवर्तन दर और अनुपस्थित दर में कमी होती है, सभी प्रबंध के कार्यों का आधार होता है, परिवर्तनों को आसानी से लागू किया जा सकता है, व्यवहारिक प्रबंध की कुंजी है, ख्याति का निर्माण होता है। इस प्रकार से कई प्रकार के लोगों ने प्रबंध के महत्व पढ़े थे। आज अपन पढ़ेंगे वो है अभिप्रेरणा की तकनीक। अभिप्रेरणा की तकनीक, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा की तकनीक को वित्तीय प्रोत्साहन के नाम से भी जाना जाता है। वित्तीय प्रोत्साहन या अभिप्रेरणा की तकनीक वो होती है किसी भी संगठन में संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कर्मचारियों को कार्य करने के लिए मोटिवेट, अभिप्रेत या उत्प्रेरित करने के लिए अपनाए जाने वाले जो साधन हैं, किए जाने वाले उपाय हैं, अपनाई जाने वाले जो विधियां हैं, किए जाने वाले जो तरीके हैं, उनको इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो अभिप्रेरणा की तकनीक या जो प्रोत्साहन भी इनको हम बोलते हैं, प्रोत्साहन, इनको दो भागों में बांटा जाता है। दो भागों में बांटेंगे। एक है वित्तीय तकनीक, वित्तीय तकनीक, दूसरी आती है अवित्तीय तकनीक। अवित्तीय तकनीक दो भागों में बांटते हैं इनको, फाइनेंशियल टेक्निक्स और नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स। वित्तीय तकनीक वे होती हैं जिनको मुद्रा के रूप में मापा जा सके, जिनको मुद्रा के रूप में प्रदान किया जा सकता है, यानी कर्मचारियों को किसी न किसी रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये आर्थिक क्रियाओं के रूप में भी इनको बोला जाता है, आर्थिक सहयोग भी इनको बोला जाता है। इसलिए अर्थ से सम्मिलित होने के कारण वित्तीय जो तकनीक होती है वो महत्वपूर्ण मानी जाती है। वित्तीय तकनीक होती है कर्मचारियों के कार्य जो निष्पादन होता है उसमें सुधार करती है, कर्मचारियों की क्षमता में वृद्धि होती है, सामाजिक सुरक्षा बढ़ती है और कर्मचारियों को कार्य को लगाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरी तरफ इसके अंदर देखते हैं अवित्तीय तकनीकें। अवित्तीय तकनीकें भी होती हैं जो कर्मचारियों को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करती हैं, कर्मचारियों की भौतिक मानसिक जो आवश्यकताएं जो होती हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है। इनको वित्त के रूप में नहीं मापा जाता,
आर्थिक रूप से प्रोत्साहित नहीं करती। ये संस्था के अंदर कार्य करने वाले कर्मचारी होते हैं, उनको मानसिक तौर पर उनका मान सम्मान प्रशंसा वगैरह जो होती है, इसके आधार पर उनको मोटिवेट किया जाता है। वित्तीय तकनीक जो होती है, इसमें जैसे वेतन या वेतन में वृद्धि, बोनस, भत्ता, लाभांश, सेवानिवृत्ति, आनुषंगी लाभ, इसके अलावा भी जैसे सहसाझेदारी स्कंद योजना है या प्रेरणात्मक मजदूरी योजना है, इस प्रकार की कई प्रकार की वित्तीय तकनीक जो होती हैं उनको इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। पाठ्यक्रम की दृष्टि से अगर देखें तो वित्तीय तकनीक जो है इनको अपनी बुक्स में या राजस्थान बोर्ड में विस्तार से नहीं बताया गया है, जबकि अवित्तीय तकनीक होती हैं उनको काफी विस्तार से बताया गया। तो इनके बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। 2019 में वित्तीय जो तकनीक है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन भी आया था कि अवित्तीय तकनीकों से आप क्या समझते हो, किसी 6 अवित्तीय तकनीकों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से वित्तीय तकनीकों में अगर देखें, वेतन जो है सबसे महत्वपूर्ण जो होता है कर्मचारी के लिए वेतन होता है, उसकी पारिवारिक सभी प्रकार की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। कार्य के अनुसार कर्मचारी को अगर वेतन मिलता है और वेतन के अकॉर्डिंग उसको भत्ते मिलते हैं, अनेक प्रकार जैसे महंगाई भत्ता होता है, चिकित्सा भत्ता होता है, बच्चों संबंधी कई प्रकार के भत्ते जो होते हैं, ये कर्मचारी को जो होते हैं आत्म संतुष्टि प्रदान करते हैं, कार्य करने के लिए वो है प्रेरित होता है। इसी प्रकार से बोनस और भत्ते हैं, ये भी कर्मचारी को उसकी मजदूरी या वेतन के समकक्ष दिए जाते हैं, इनसे भी उनको आत्म संतुष्टि प्राप्त होती है, कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होता है। लाभांश में हिस्सेदारी, लाभांश होता है संस्था में होने वाला जो लाभ होता है उसमें कर्मचारियों की भागीदारी। इस प्रकार से कर्मचारी को लाभांश में हिस्सा देने से, और कर्मचारी को लाभ जब मिलता है तो अगले साल या नेक्स्ट ईयर क्या करते हैं कि लाभ को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। उनको मालूम है कि अगले साल अगर लाभ बढ़ेगा तो अपने को ज्यादा मिलेगा। इस प्रकार से संस्था को फायदा होता है तो कर्मचारियों को भी फायदा होता है। इसी प्रकार से सेवानिवृत्ति है, सेवानिवृत्ति के अंतर्गत जब कर्मचारी रिटायरमेंट होता है तो पेंशन है, भविष्य निधि है, ग्रेजुएटी जो है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जिसमें किसी भी कंपनी या संस्था में कर्मचारी काम करता है उसके लिए बात दिमाग में रहती है कि सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट होने के बाद में भविष्य में आने वाली समस्या का समाधान किस प्रकार से होगा। इसलिए जो संस्थाएं जो है सेवानिवृत्ति के बाद में उसकी भविष्य निधि है या इसकी ग्रेजुएटी वगैरह आदि जो महत्वपूर्ण योगदान होता है, उसमें कर्मचारी को आत्मसम्मान मिलता है, अपनत्व की भावना का विकास होता है, मनोरंजन काम करते हैं। इसी प्रकार से सहसाझेदारी स्कंद विकल्प योजना भी होती है। सहसाझेदारी स्कंद विकल्प योजना होती है, कई संस्थाएं अपने कर्मचारियों को जो वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती हैं, वित्तीय प्रोत्साहन में उनको वित्तीय सहायता न दे करके उनको संस्था के शेयर दिए जाते हैं, अंश होते हैं वो उनको दिए जाते हैं, और इन अंशों का उनको जो आउटपुट होता है बाजार वैल्यू जो होती है, बाजार जो कीमत होती है उससे कम कीमत के ऊपर उनको दिया जाता है। इस प्रकार से कर्मचारी सोचते हैं कि अपना भी कंपनी में हिस्सा है, अपना भी संस्था में हिस्सा है और अपना तो है, और मेहनत से काम करना शुरू करते हैं। इसी प्रकार से अनुषंगी लाभ में, अनुषंगी लाभ जो होता है कर्मचारी को अपने वेतन के अलावा दिया जाता है। इसमें जैसे भवन निर्माण है या बच्चों के शादी विवाह है या शिक्षा का जो खर्चा है या कोई गाड़ी वगैरह, इस प्रकार से कोई कर्मचारी लेके आता है उसके लिए अलग से कुछ सहायता कर दी जाती है, उसको अनुषंगी लाभ के अंतर्गत बोला जाता है। तो इस प्रकार से ये जो तकनीक आती है ये वित्तीय तकनीक में आती है। आर्थिक प्रोत्साहन जिनको बोला जाता है, और कर्मचारी इनके द्वारा मोटिवेट होकर के संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में अधिक से अधिक योगदान दे सकता है। उसके बाद में आते हैं
वो है अद्वितीय तकनीक, अद्वितीय तकनीक, नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स। अद्वितीय तकनीक जैसा मैंने आपको बताया कि आर्थिक रूप से नहीं दी जाकर के बल्कि व्यक्ति की मानसिक तौर पे होती है, उसका मान सम्मान प्रतिष्ठा इस प्रकार से दी जाती है इनमें। तो पहली जो इसके अंदर आती है वो है पद एवं स्थायित्व, पद एवं स्थायित्व। कोई भी कर्मचारी होता है किसी भी संस्था के अंतर्गत अगर वो काम करता है तो अपना स्थायित्व बनाए रखना चाहता है। वो चाहता है कि संस्था में लंबी से लंबी या ज्यादा समय उसको काम करने का मौका मिले, कभी भी संस्था के अंदर उसको हटाया नहीं जाए या उसकी छटनी वगैरह नहीं हो। इस कारण से स्थायित्व होने के कारण कर्मचारी जो होता है संस्था में अपनत्व है, अपनी मान करके चलता है और अच्छी प्रकार से काम करता है। इसके अलावा पद है, कर्मचारी वर्तमान पद को बनाए रखने के लिए कार्य करते हैं या उस पद को और आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। इस प्रकार से अगर संस्था में उनको इस प्रकार का जो अवसर मिलता है तो कर्मचारी सब अभिप्रेत होकर के अपने आप ही मोटिवेट होकर के संस्था के अधिकतम योगदान देने का प्रयास करते हैं। दूसरा जो आता है सम्मान एवं प्रशंसा, सम्मान एवं प्रशंसा, प्रशंसा एवं सम्मान। दूसरा है किसी भी संस्था में कार्य करने वाले जो कर्मचारी होते हैं अगर सही प्रकार से अपने उत्तरदायित्व को ठीक प्रकार से वो निभाते हैं, अगर कर्मचारी मन लगा करके अपनी मेहनत से मालिकों द्वारा सौंपे गए उनको जो भी कार्य होते हैं, जो भी उत्तरदायित्व होते हैं उनको समय के ऊपर पूरा करते हैं, सही प्रकार से पूरा करते हैं, तो उनको पुरस्कार दिया जाना चाहिए या उनको सम्मानित करना चाहिए या उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। इस प्रकार से जब पूरे संगठन में उनको सम्मान या प्रशंसा उनकी की जाती है तो इस संस्था के प्रति मोटिवेट होते हैं और अधिक कार्य करने में सक्षम होते हैं। तीसरा जो आता है वो है प्रबंध में सहभागिता प्रदान करना, सहभागिता पार्टिसिपेट जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट में। प्रबंध में सहभागिता करते हुए संस्था में उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है, बनाई जाने वाली जो नीतियां हैं, लिए जाने वाले जो निर्णय हैं, अनेक प्रकार के जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं उनके अंदर कर्मचारियों को शामिल किया जाना चाहिए। विशेषकर संस्था में जो निर्णय लिए जाते हैं और उनके अनुसार कर्मचारियों को जो कार्य करना होता है उन निर्णयों के अंदर तो कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भागीदारी होनी चाहिए। इस प्रकार से ऐसे जो परिवर्तन भी होते हैं या निर्णय भी लिए जाते हैं फिर उसका कर्मचारी जो होते हैं वो विरोध नहीं करेंगे और संस्था में मेहनत और परिश्रम से कार्य करेंगे। चौथा आता है नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण, नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण, लीडरशिप एंड सुपरविजन। नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण के द्वारा भी कर्मचारियों को मोटिवेट किया जा सकता है। संस्था में प्रबंधकों के द्वारा कर्मचारियों का जो नेतृत्व प्रदान किया जाता है वो सही प्रकार से होना चाहिए। नेतृत्व कर्मचारियों की जो मांगे होती हैं, जो समस्याएं होती हैं या और किसी प्रकार के जो विचार विमर्श है कर्मचारी जो चाहते हैं, कर्मचारी को जो सुझाव होते हैं उनके अनुसार ही कर्मचारियों को सही प्रकार से नेतृत्व प्रदान किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो पर्यवेक्षक जो होते हैं इनका भी संस्था में कार्य करने वाले जो कर्मचारी होते हैं मानवोचित व्यवहार होना चाहिए, कर्मचारियों के साथ अच्छे संबंध होना चाहिए, कर्मचारियों को सही प्रकार से सहयोग प्रदान करें ताकि कर्मचारी जो होते हैं इनके मध्य अच्छे संबंध हो सके और संस्था के प्रति अभिप्रेत होकर के संस्था में अधिकतम योगदान दे सके। उसके बाद में आता है अधिकारों का प्रत्यायोजन, अधिकारों का प्रत्यायोजन
अधिकारों का प्रत्यायोजन होता है उच्च अधिकारियों के द्वारा निम्न स्तर पे काम करने वाले अधिकारी जो होते हैं या अधीनस्थ होते हैं उनको अधिकार सौंपना। इस प्रकार से उच्च अधिकारी जो होते हैं उनको अधीनस्थ को जब कोई भी कर्तव्य दिया जाता है, कोई भी दायित्व या कार्य सौंपा जाता है, तो उसके अनुसार उनको अधिकार भी दिए जाने चाहिए। अधिकार दिए जाने का निम्न स्तर पे काम करने वाले जो अधीनस्थ होते हैं उनकी भूमिका में वृद्धि होती है और उसके सामने आने वाली जो समस्याएं होती हैं उनके मामले में वो खुद अपना कार्य करने के लिए अधिकार रखते हैं, उनके पास पावर होता है। तो इस प्रकार से उच्च अधिकारी के द्वारा संस्था में उनको अधिकार दिए जाते हैं। ऐसे में गौरव महसूस करते हैं, अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं, अपने आप की अच्छी भूमिका मानते हैं और कर्मचारी मोटिवेट होकर के उस संस्था के लिए काम करते हैं। के बाद में है छठा जो आता है वो है कार्य विस्तार एवं परिवर्तन। कार्य विस्तार एवं परिवर्तन जो होता है वो भी अवित्तीय तकनीक के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समय समय के अंदर किसी भी संगठन के अंदर जो मालिक होते हैं उससे अपने कार्य का विस्तार किया जाना चाहिए। कर्मचारी को जो व्यक्तिगत रूप से कार्य सौंपा जाता है वह न होकर के एक समूह के रूप में उनको काम दिया जाना चाहिए, ताकि एक दूसरे का सहयोग करके कर्मचारी के मध्य अच्छे संबंध होंगे और एक एक प्रकार का कार्य नहीं होना चाहिए। कर्मचारियों के बार बार जो होते हैं उनके अनुसार कार्य में परिवर्तन भी किया जाना चाहिए। परिवर्तन होने के कारण कर्मचारी जो होते हैं संस्था में उनको कुछ सीखने को मिलेगा और अधिकारी को बारे में जानने का अवसर मिलेगा। इस प्रकार से कर्मचारी जो होते हैं कार्य विस्तार से समूह की भावना उसमें बढ़ेगी और परिवर्तन होने से संस्था के अंदर और अधिक जानकारी करने का मौका मिल जाएगा। इससे कर्मचारी जो होते हैं उनके प्रति मोटिवेट होंगे। उसके बाद में है समूह चर्चा। समूह चर्चा वित्तीय तकनीक जो होती है दो प्रकार की होती हैं, एक व्यक्तिगत तकनीक और एक होती है सामूहिक अवित्तीय तकनीक। तो समूह चर्चा जो होती है वो सामूहिक अवित्तीय तकनीक के अंतर्गत आती है। सामूहिक अवित्तीय तकनीक का अर्थ होता है कि संस्था में कार्य करने का जो समूह होता है उनकी ओर से संस्था के अंदर कभी भी अगर कोई निर्णय वगैरह लिया जाता है, सभा और सम्मेलन आदि होते हैं, तो उनकी तरफ से किसी भी कर्मचारी को उसमें शामिल किया जाना चाहिए। इसलिए कर्मचारी सोचते हैं कि संस्था में लिए जाने वाले जो भी निर्णय होते हैं उसमें अपनी भी भूमिका होती है। इस प्रकार से वो मोटिवेट होते हैं। एक होता है संगठनिक वातावरण। यह कार्य की दशाएं संस्था के जो संगठनिक वातावरण होता है वहां पे जो कार्य की दशाएं होती हैं ये भी एक संस्था में कार्य करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संगठनिक वातावरण जिस स्थान पे वो काम करते हैं वह कार्य की दशाएं किस प्रकार की है, पर्यावरण किस प्रकार से है, बिजली पानी की व्यवस्था किस प्रकार से है, वहां पे मशीनों की स्थिति किस प्रकार से है, टेम्परेचर की स्थिति किस प्रकार से है, या कूलर वगैरह आदि की व्यवस्था है या नहीं है, फैन की व्यवस्था है या नहीं है, कैंटीन की व्यवस्था है नहीं है। इस प्रकार की जो वातावरण जो होता है संगठन का वह भी कर्मचारियों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि एक अच्छे प्रकार का जो वातावरण होता है संगठन का, कार्य की दशाएं भी जहाँ पे अच्छे प्रकार की होती है वहां के कर्मचारी जो होता है वो हमेशा वहां बना रहना चाहता है और अधिक से अधिक मोटिवेट होकर के संस्था में वह महत्वपूर्ण भागीदारी निभाना चाहता है। तो इस प्रकार से ये थी कर्मचारियों को मोटिवेट करने के लिए संस्था में अपनाई जाने वाली अभिप्रेरणा की तकनीक या वित्तीय प्रोत्साहन। आज के दिन मानवीय जो होता है वो सबसे सर्वोत्तम संसाधन माना जाता है, इसलिए मोटिवेट करके उसको अभिप्रेरित करके ही संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसके बाद में वो है अभिप्रेरणा की विचारधाराएं
अभिप्रेरणा की विचारधाराएं, अभिप्रेरणा की विचारधाराएं किसी भी संस्था के अंदर कर्मचारियों को मोटिवेट करने के लिए, उनको अभिप्रेरित करने के लिए मानवीय विचारों के हिसाब से अलग अलग प्रकार के जो प्रबंध शास्त्री हैं उन्होंने अलग अलग प्रकार की विचारधाराओं का प्रतिपादन किया। जैसे अब्राहम एच मास्लो हैं, हेज़बर्ग हैं, या विलियम ओची हैं, या मैकग्रेगर हैं, विक्टर ब्रूम हैं, इन्होंने अनेक प्रकार की विचारधाराओं का प्रतिपादित किया। अपने सिलेबस के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जो विचारधाराएं हैं वो दी गई हैं। नंबर 1 है आवश्यकता, क्रमबद्धता, विचारधारा। दूसरी जो है वो है फ्रेडरिक हार्जबर्ग की द्विघटक विचारधारा, विचारधारा। तीसरी जो आती है वो है मैकग्रेगर की XY विचारधारा, विचारधारा। और एक है विलियम ओची की जेड विचारधारा, जेड विचारधारा। इस प्रकार से जो मोटिवेशन की जो थ्योरीज हैं इनको 4 भागों में जो बांटा गया है अपने सिलेबस के हिसाब से। अब्राहम एच मास्लो की आवश्यकता, क्रमबद्धता, उसके बाद में हेज़बर्ग की जो द्विघटक विचारधारा है, फ्रेडरिक हेज़बर्ग के द्वारा जो प्रतिपादित की गई, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बारे में XY जो विचारधारा है मैकग्रेगर की, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद में विलियम ओची की जो विचारधारा है इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो इस प्रकार से आवश्यकता, क्रमबद्धता की विचारधारा, द्विघटक विचारधारा, XY विचारधारा और विलियम ओची की जेड विचारधारा, इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो 1 नंबर पे जो है वो है आवश्यकता, क्रमबद्धता, विचारधारा। आवश्यकता, क्रमबद्धता, विचारधारा। आवश्यकता, क्रमबद्धता, विचारधारा का प्रतिपादन अब्राहम एच मास्लो द्वारा 1943 में किया। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक अब्राहम एच मास्लो अमेरिका के रहने वाले एक मनोवैज्ञानिक थे और 1943 में उन्होंने आवश्यकता, क्रमबद्धता, विचारधारा का प्रतिपादन किया। अब्राहम एच मास्लो के अनुसार मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए ही कार्य करता है। उनका मानना है कि ये जो आवश्यकताएं होती हैं एक निश्चित क्रम में जन्म लेती हैं। पहले निम्न क्रम की आवश्यकताओं का जन्म होता है, फिर उच्च क्रम की आवश्यकताओं का जन्म होता है। निम्न क्रम की आवश्यकताओं की संतुष्टि हो जाने के बाद में ही
उस क्रम की आवश्यकताओं का जन्म होता है। ये आवश्यकताएं अनंत होती हैं, जो कभी समाप्त नहीं होती हैं। एक आवश्यकता की संतुष्टि हो जाने के बाद में दूसरी आवश्यकता का जन्म हो जाता है। उनका ये भी मानना है कि एक संतुष्ट आवश्यकता जो होती है वो अभिप्रेय का कार्य नहीं करती। इस प्रकार से जो प्रबंधक होते हैं उनको कर्मचारियों की असंतुष्ट आवश्यकताओं के ऊपर ही ध्यान दिया जाना चाहिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार से अब्राहम मास्लो ने आवश्यकता क्रमबद्धता विचारधारा को 5 प्रकार की मानवीय जो आवश्यकताएं हैं उनके आधार पर प्रतिपादित किया। ये जो 5 प्रकार की जो मानवीय जो आवश्यकताएं हैं, इनमें पहली जो है शारीरिक आवश्यकताएं, दूसरी सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, तीसरी सामाजिक या स्नेह या अपनत्व की आवश्यकताएं, चौथा जो आता है अहम या स्वाभिमान संबंधी आवश्यकताएं, स्वाभिमान संबंधी आवश्यकताएं, और 5वें प्रकार की जो आती हैं उन्हें आत्म विकास की आवश्यकताएं। इस प्रकार से आवश्यकता क्रमबद्धता की जो विचारधारा है ये 5 प्रकार की मानवीय आवश्यकताओं के ऊपर आधारित होती है। शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, सामाजिक या स्नेह अपनत्व की आवश्यकताएं, अहम या स्वाभिमान की आवश्यकताएं और आत्म विकास की आवश्यकताएं। इस प्रकार से सभी प्रकार की जो ये अभिप्रेरणा की विचारधाराएं हैं, इनके आगे की जो विचारधाराएं हैं कल हम इनके बारे में सभी का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।